आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं आपका मेंटर डॉक्टर कुमार। आज हम प्लांट से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण और ट्रांसपिरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन के बारे में। इन टॉपिकों से सभी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते रहे हैं। खासतौर पर बीपीएससी में पिछले कुछ सालों में इससे क्वेश्चन आए हैं, इसलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम उन आए हुए क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और उसका आंसर देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ये टॉपिक जो प्रकाश संश्लेषण है, तो प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, मैं आपको यह समझा देता हूं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि जो प्लांट है, जितने भी जीव धरती पे जीवन है, ये जीवन इस प्रकाश संश्लेषण पर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि हमें जीने के लिए एनर्जी, ऊर्जा की जरूरत है। ऊर्जा के लिए भोजन की जरूरत होती है। ये भोजन कहां से प्राप्त होता है? तो इस भोजन को हम बनाते नहीं हैं, इस भोजन को हम कहीं और से लेते हैं। यदि आप वेजिटेरियन हैं, तो आप यदि शाकाहारी हैं, तो साग सब्जी, फल वगैरह खा के, अनाज खा के इस भोजन को लेते हैं। ये जो अनाज बनता है, या फिर आप मांसाहारी, मांस भी खाते हैं, तो जो जीव जंतु हैं वो भी भोजन कहीं और से लेते हैं, फिर हम उनसे वो एनर्जी लेते हैं। तो ये जो भोजन है अल्टीमेटली ये लास्टली आता है प्लांट से, क्योंकि इसका निर्माण प्लांट करते हैं और प्लांट इसका निर्माण करते हैं सूर्य से ऊर्जा लेके। ये जो सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, तो पर मिनरल्स सॉइल से लेते हैं, रूट के थ्रू, जड़ के थ्रू वाटर और मिनरल लेते हैं। वायुमंडल से पत्तियों द्वारा, पत्तियों में जो एक स्पेशल छेद होता है जिसको स्टोमाटा कहते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लांट। और फिर इस सूर्य प्रकाश की रोशनी में, प्रेजेंट में, सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में, ये क्या है, प्लांट में स्पेशल टाइप का एक केमिकल होता है जो क्लोरोफिल कहलाता है। उसके प्रेजेंस में क्या बनता है? दो चीज बनते हैं। एक तो ग्लूकोज बनता है, जो भोजन हो गया, शुगर हो गया, ठीक है, और दूसरा बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन मिलता है, जो हमारे जीवन के लिए ये दोनों उपयोगी है। भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करती है और ऑक्सीजन हमें, हमारे साथ जो ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन में, जो श्वसन में हम ऑक्सीजन लेते हैं, और उससे भी लास्टली हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वो ऊर्जा प्रदान करने में ही वो ऑक्सीजन हमें मदद करता है। तो ये दोनों चीज है, हमें वो ग्लूकोज जो शुगर है, ये जो भोजन है, और ये जो ऑक्सीजन है, ये दोनों हमें ऊर्जा प्रदान करने में मदद करती है। जल, धरती पे और पृथ्वी पे यदि जीवन है, तो उसका एक प्रमुख कारण है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये जो ऊर्जा हमें मिलती है वो हमें कहीं ना कहीं लास्टली जो है सूर्य से मिलती है, क्योंकि उसी के लाइट के प्रेजेंस में, सूर्य की लाइट के ही और सूर्य के वो सोलर एनर्जी के ही कारण हमारा फोटोसिंथेसिस होता है और उसके बाद हमारा भोजन और ऑक्सीजन बनता है। तो सूर्य, ये जो क्या कहते हैं, ये जो फोटोसिंथेसिस होता है, इसमें सोलर एनर्जी जो है, ये आपका सोलर एनर्जी कन्वर्ट किसमें हो जाता है? केमिकल एनर्जी में, एटीपी के फॉर्म में, क्योंकि ये एनर्जी करेंसी होता है एटीपी। ठीक है, एटीपी एनर्जी करेंसी है जिसके फॉर्म में ये स्टोर हो जाता है और फिर हम यूज करते हैं। तो देखिए, कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं किसको बोलते हैं, मैंने आपको समझा दिया है। अब आप ये डेफिनेशन देखिए क्या कहता है। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूरज की रोशनी, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन और शर्करा, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में प्रकाश की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश संश्लेषण यही है। ठीक है, तो और इसके बारे में देखिए और क्या दिया हुआ है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे सूर्य से मिलने वाली प्रकाश ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो सब मैंने बता दिया। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को चीनी में बदलते हैं। चीनी मतलब एनर्जी, ग्लूकोज में। ठीक है, इस प्रक्रिया में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, बाय प्रोडक्ट के रूप में कौन सा बनता है? ऑक्सीजन बनता है। देखिए, ये इक्वेशन है कि आखिर क्या प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन क्या है, इक्वेशन क्या है। तो ये इक्वेशन आपको दिखाया गया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, उसके 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं। वाटर H2O होता है, CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हो गया, H2O, 12 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये मिलकर बनाते हैं, ये देखिए, ये पत्तियों में पाए जाने वाले हर एक क्लोरोफिल जो पिगमेंट होते हैं, केमिकल होता है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में इस दोनों चीज को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में। ठीक है, और ये बाय प्रोडक्ट के रूप में आपका O2 बनता है। इससे क्वेश्चन भी आ चुका है कि बाय प्रोडक्ट जो है O2 बनता है, और कुछ अमाउंट में वाटर भी 6 मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ठीक है, ये इसका इक्वेशन हो गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं, इसके प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ा कुछ और जानते हैं। तो पौधे के प्रसार के माध्यम से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। ठीक है, इस माध्यम से प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग करके कार्बन ग्लूकोज में संश्लेषित किया जाता है। ठीक है, और अपशिष्ट पदार्थ के रूप में ऑक्सीजन बनता है, O2 बनता है, जिसको हम रेस्पिरेशन में लेते हैं, श्वसन में। ये यहाँ पे ऑक्सीजन बनता है, वो प्लांट छोड़ता है और हम लेते हैं। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अतः वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम करता है। यह प्रकाश संश्लेषण जो है वायुमंडल में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को घटाता है और ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो क्लोरोफिल जो पिगमेंट आप देखें पत्तियों में पाया जाता है, वो एक स्पेशल संरचना, स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो तब ये देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इसके अंदर में पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? पौधे की कोशिकाओं का एक अंग है, ऑर्गन है। ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अनुमति देता है, जो उन्हें ऊर्जा उत्पन्न करने की अनुमति देता है। ये जो अंग है ऊर्जा बनाने के काम अनुमति देता है, कोशिकाओं का अंग है। अंग कोशिका के भीतर की झिल्ली में बंधी संरचना है, जिससे विशिष्ट कार्य होता है। इसमें बहुत स्पेशल कार्य होता है, क्योंकि क्लोरोफिल होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। कोशिकीय ऊर्जा या एटीपी, जो ये एटीपी है, एक अणु है जिसका उपयोग कोशिकीय ऊर्जा के लिए करते हैं। क्लोरोप्लास्ट इसका उत्पादन करता है। ये जो एटीपी है, मैंने आपको बताया, ये एनर्जी करेंसी कहलाती है। ये एनर्जी करेंसी आप समझते हैं, ये करेंसी मतलब हो गया पैसा, धन। तो ये एनर्जी धन है, ये एटीपी। ठीक है हमारा। तो क्लोरोप्लास्ट में जो स्पेशल ऑर्गन है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ये आप देखिए। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड है। प्लास्टिड भोजन का निर्माण और भंडारण शामिल है। इसमें भोजन का निर्माण भी होता है, भंडारण भी होता है क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है और जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, और यहाँ पे बनाने में भी क्लोरोप्लास्ट मदद करता है, और क्लोरोफिल की मदद से बनाने में क्लोरोप्लास्ट मदद करता है। जैसे ये क्लोरोप्लास्ट देखिए, ये क्लोरोप्लास्ट एक आपका, ये एक तरह की ऐसी संरचना है,
ठीक है, कोल। इसके अंदर में क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है जिसमें फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। तो ये क्या करता है, बनाने में भी मदद करता है और भंडारण स्टोरेज में भी मदद करता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में एक ये इससे क्वेश्चन आ चुका है। इस क्लोरोप्लास्ट को समझिए, ऑर्गेन है ये, प्लांट में फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, भोजन बनाने में मदद करता है। इससे पेपर में क्वेश्चन है और इस पॉइंट से भी क्वेश्चन आ चुका है। आप कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में डीएनए और आरएनए दोनों होता है। ठीक है, डीएनए भी है, आरएनए होता है, इसीलिए सह प्रकृति करने में ये सक्षम है। सह प्रकृति का मतलब होता है सेल्फ रेप्लिकेशन। सेल्फ रेप्लिकेशन जो है, रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है क्लोरोप्लास्ट में। सेल्फ रेप्लिकेशन जो है ये प्रॉपर्टी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए प्रतिकृति बनाने में, इसकी प्रतिलिपि बनाने की क्षमता होती है। ये जो है डीएनए से डीएनए बना सकता है, अपने जैसा प्रतिलिपि बना सकता है डीएनए से डीएनए। ठीक है, और डीएनए से इसमें डीएनए बन जाएगा क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए राइबोसोम होते हैं जो स्व प्रकृति में मदद करते हैं। ये तो पहला लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि ये डीएनए क्लोरोप्लास्ट जो है सेल्फ रेप्लिकेशन करता है, डीएनए से डीएनए खुद उसके अंदर में बन सकता है। ठीक है, उसको न्यूक्लियस से का वो जरूरत नहीं है, ये खुद भी बना रेप्लिकेट कर सकता है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में और कुछ बातें जान लेते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पौधों और कुछ शैवालों कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, वाला एक अंग है क्लोरोप्लास्ट, आपको बता ही दिया है। क्लोरोप्लास्ट का मुख्य काम प्रकाश संश्लेषण करना है, ये भी बता दिया। क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकोइड के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल आपको बता दिया है, जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल के बारे में, ये क्लोरोफिल को हरा रंग देता है, क्लोरोप्लास्ट को हरा रंग देता है। क्लोरोफिल जो उसके अंदर में पाया जाता है, आपको बताया था कि यहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है, ये क्लोरोप्लास्ट को हरा रंग देता है। ठीक है, तो देखिए कि क्लोरोफिल क्या है। क्लोरोफिल हरे पौधे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्लोरोफिल जो हरे पौधे में बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये पिगमेंट है क्लोरोफिल। ठीक है, यह दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसके नीले लाल क्षेत्रों में सबसे ज्यादा अधिक कुशलता से अवशोषित करता है। यह दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम के नीले लाल क्षेत्रों में सबसे अधिक कुशलता से, ये जो रेड और ब्लू स्पेक्ट्रम है विजिबल लाइट का, उस दोनों को ये सबसे कुशलता से जो एब्जॉर्ब करता है वो है रेड और ब्लू। ये क्लोरोफिल जो पिगमेंट है ये इसको अवशोषित करता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्या कि देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का गैस विनिमय छोटे विनियमित छिद्रों के माध्यम से होता है जिसको स्टोमाटा कहते हैं। आपको बताया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है लेती है प्लांट वो, और जो ऑक्सीजन छोड़ती है वो छोटे छोटे छिद्रों के थ्रू करती है जिसको स्टोमाटा बोलते हैं। इसका ये स्ट्रक्चर देखिए, ये बना हुआ है। ठीक है, तो इसको स्टोमाटा कहते हैं। अब देखिए स्टोमाटा के बारे में तो जान लीजिए, इससे भी एक प्रश्न आया हुआ है। स्टोमाटा यानी रंध्र, पौधों की पत्तियों में स्टोमाटा या रंध्र जो है पौधे की पत्तियों पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र होते हैं। ये छिद्र पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड लेने, ऑक्सीजन छोड़ने में मदद करता है। रंध्रों का खुलना और बंद होना कोशिकाओं में जल की मात्रा के बदलाव की वजह से होता है। इस पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाली कोशिकाओं को गार्ड सेल या रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। रंध्रों के खुलने बंद होने की प्रक्रिया वो समझाया गया। तो देखिए क्या है कि किस कारण से होता है, तो रंध्रों का खुलना या बंद होना कोशिकाओं में जल की मात्रा के बदलाव की वजह से होता है। जो वाटर है उसमें उसके चेंज, वाटर का जो क्वांटिटी होगा उसके चेंज होने पर डिपेंड करता है। किस कोशिका का कारण होता है, वो गार्ड सेल। ठीक है, यहाँ पे गार्ड सेल। तो कैसे होता है थोड़ा एक देख लेते हैं, क्योंकि इस पेपर में प्रश्न भी आया हुआ है पहले। क्या कि जब पानी की मात्रा ज्यादा होती है तो रक्षक कोशिकाएं फूली हुई होती है, तो रंध्र या स्टोमाटा जो है वो सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, जब पानी की मात्रा कम होती है तो रक्षक कोशिकाएं शिथिल हो जाती हैं और रंध्र छिद्र बंद हो जाते हैं। तो जब यदि पानी की मात्रा ज्यादा होती है तो वो खुल जाते हैं, और जब कम होती है तो वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें जब पोटेशियम आयन, ये पोटेशियम आयन के बारे में, जब पोटेशियम आयन रक्षक कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं तो स्टोमाटा खुल जाते हैं। पोटेशियम आयन पे भी डिपेंड करता है। तो पोटेशियम आयन जब अंदर होगा, जब पोटेशियम अंदर आएगा तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, उस समय क्या होगा, ये खुल जाएगा। और जब पोटेशियम आयन बाहर निकलेगा, क्योंकि पोटेशियम आयन जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो वह जब निकलेंगे पोटेशियम आयन तो ये फिर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया खुलना। अब देखिए कि कुछ देख लेते हैं परिवहन, जो पौधों में परिवहन होता है जल का, मिनरल का, इसका परिवहन कैसे होता है, तो इसके बारे में कुछ थोड़ा सा समझ लेते हैं। पौधों में परिवहन कैसे होता है, तो पौधों में जो है जल का जो परिवहन होता है, जाइलम पौधों में जल और खनिजों का परिवहन करता है, जल और खनिज, वाटर और मिनरल्स का। ठीक है, जाइलम, देखिए वाटर प्लांट में दो तरह के कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, वो जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम दो कंडक्टिंग टिश्यू है। इसके बारे में देखिए कि कौन क्या काम करता है, इसको देखते हैं। तो जाइलम का पौधों में जल और खनिजों का परिवहन करवाता है जाइलम। ठीक है, मूल रोम, जो इसको रूट हेयर्स बोलते हैं, मूल रोम जो होता है पौधों में जड़ में होता है, पाए जाने वाला बाल के हेयर के समान होता है, इसलिए रूट हेयर इसको बोलते हैं। ये जड़ रोम जो है मिट्टी से जल खनिजों को अवशोषित करते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए आगे का पॉइंट है जाइलम मिट्टी से जल खनिज पोषक तत्वों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये जो जाइलम है आपका, जाइलम ही है जो कि ये मिट्टी से जल, खनिज और पोषण, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, इन सबको पौधों के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है। जो उत्तर परिवहन तंत्र कंडक्टिंग सिस्टम हम आपको बता दिया कि जाइलम और फ्लोएम होता है कंडक्टिंग सिस्टम, इसी को परिवहन तक बोलते हैं। ठीक है, जल और विलेय को जो वाटर है और मिनरल्स हैं उसके को जड़ों से पत्तियों तक कौन पहुंचाता है, जाइलम। ये बार-बार हम रिपीट कर रहे हैं, बार-बार जाइलम क्या कर रहा है, पानी को और मिनरल्स को, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, खनिजों को, वो पत्तियों तक और प्लांट के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। और दूसरा है कि पत्तियों में जो भोजन बनता है फोटोसिंथेसिस के बाद, उस भोजन को पत्तियों से शेष पौधे तक फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। ये जो फ्लोएम है इसके द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, और
तो ये जाइलम और फ्लोएम का हो गया। पौधों की देखिए रूट हेयर जो है पौधों के जड़ों की सहायता से परासरण के द्वारा, परासरण जो है इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, परासरण को ऑस्मोसिस बोलते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस है, परासरण को बोलते हैं, ठीक है। इस परासरण के द्वारा पौधे जड़ों की सहायता से परासरण के द्वारा मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। जो प्लांट के जो रूट हैं वो जो है पानी को मिट्टी से जो एब्सॉर्ब करते हैं, वो शोषित करते हैं, वो क्या होता है उसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर उसका रूट हेयर बोलते हैं, जड़ रोम रूट हेयर, ठीक है। वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा मिट्टी से पानी को अवशोषित करते हैं। इसलिए मैं इस पे जोड़ दे रहा हूं क्योंकि ये आपके पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि किस विधि से उसको अवशोषित करते हैं, ठीक है। तो ऑस्मोसिस विधि से करते हैं। देखिए ऑस्मोसिस विधि में क्या होता है, ऑस्मोसिस में है कि अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल के अणुओं का विशरण को परासरण कहते हैं। किसको कहते हैं भाई, कि देखिए यहाँ पे आपका क्या है कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है उसके पार, यहाँ यदि जल है कंसंट्रेशन है, यहाँ से इसको पार होने के प्रोसेस को, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पार होने को इसको बोलते हैं, डिफ्यूज होने के प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस पार से उस पार जाता है एक मेम्ब्रेन को पार करके, जो सेमी परमिएबल होता है, अर्धपारगम्य होता है, ठीक है, उसको परासरण बोलते हैं, ऑस्मोसिस। जल रोम परासरण के द्वारा मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं, ठीक है। ये ऑस्मोसिस प्रोसेस हो गया। अब देखिए हम देखते हैं वाष्पोत्सर्जन और या ट्रांसपिरेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पौधे के शरीर से अतिरिक्त पानी, जो पौधों में अतिरिक्त पानी होता है, को बाहर निकालने की इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधों में जो एक्स्ट्रा जल होता है उसको पौधे से बाहर निकलने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। यह आमतौर पर पत्तियों की सतह से पानी का वाष्पीकरण होता है। आमतौर पर जो है पत्तियों के लीफ के सरफेस पे वो ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान पौधे के ऊतकों में पानी के अणु पौधे के हवाई भागों से बाहर निकल जाते हैं। पौधों के जो एरियल पार्ट होते हैं, जो हवा में संपर्क में होते हैं, उस भाग से वो पानी बाहर निकलते हैं। पौधों द्वारा अवशोषित पानी का केवल थोड़ी सी मात्रा वृद्धि और विकास के लिए उपयोगी होती है, ठीक है, और बाकी पानी वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकल जाता है। तो कुछ क्वांटिटी में ही वाटर प्लांट को चाहिए ग्रोथ के लिए, ठीक है। बाकी पानी जो भी है प्लांट से वो बाहर निकल जाता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, ठीक है। मैक्सिमम पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। अब हम थोड़ा सा तना के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा स्टेम के बारे में, जो इस पॉइंट से आपका क्वेश्चन भी आ चुका है, और हाँ आपका वाष्पोत्सर्जन से इससे भी क्वेश्चन आ चुका है, क्या कि लंबे लंबे पौधों में ऊपर में अभी क्वेश्चन हम देखेंगे नीचे, तो ट्रांसपिरेशन से भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये जो तना होता है, तना का क्या है, तना जो है यह जड़ों, पत्तियों और फूलों के बीच की कड़ी है, जड़ों, पत्तों, फूलों के बीच की कड़ी है, बीच में स्टेम खड़ा रहता है। पेड़ के तने को ट्रंक भी कहा जाता है। तने पर वह बिंदु जहां से पत्ती या दूसरी शाखा बढ़ती है उसे नोड कहते हैं। दो नोड के बीच के हिस्से को इंटरनोड कहते हैं, ठीक है। इससे तने की पहचान की जाती है। आपको आगे की वीडियो में, कुछ वीडियो में बताऊंगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कि कौन सा स्टेम है, कौन सा रूट है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे आपका पोटैटो है, पोटैटो ये जो आलू है, आलू आपका स्टेम है, ये रूट नहीं है, ये धरती के अंदर होता है, लेकिन ये स्टेम है, ये मॉडिफाइड स्टेम है, न कि ये रूट है। तो इसकी पहचान इसी से की जाती है, ये आपका नोड से और इंटरनोड होने के कारण, ठीक है। तो पोटैटो आलू आपका स्टेम है, क्योंकि उसमें जो आंखें होती हैं वो नोड है, ठीक है, वो जो आंखें होती है वो नोड है। तो इसको यूज किया जाता है, नोड इंटरनोड का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि कौन सा स्टेम है, कौन सा रूट है, उसको अंतर करने के लिए, ठीक है। तने का कुछ कार्य देख लेते हैं। तो तना क्या क्या कार्य करता है, तो देखिए तने का कुछ कार्य देख लेते हैं। यह जड़ों से जल, खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, आप नहीं जानते हैं। यह पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जाइलम फ्लोएम के माध्यम से वो तना में पाया जाता है। यह शाखाओं, फूलों, फलों को सहारा देता है, सपोर्ट देता है, ठीक है। स्टेम संशोधन निम्नलिखित कार्यों के आधार पर विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। क्या क्या स्टेम का क्या क्या यूज हो सकता है, संशोधन हो सकता है, संशोधन, ठीक है। तो वो हम देखते हैं क्या है। ये सहारा प्रदान करता है, सपोर्ट देता है। सहारा प्रदान कैसे, ये सपोर्ट देता है, देखिए प्रतान पे चढ़ने वाले पौधों को सहारा देने के लिए सर्पिका कुंडलित होते हैं, ठीक है। ये सपोर्ट प्रदान करता है, भंडारण में, स्टोरेज में मदद करता है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने आलू कंद का आपको एग्जांपल दिया, अदरक है उसी तरीके से, ठीक है। ये भंडारण स्टोरेज में करता है, संरक्षण, प्रोटेक्शन करता है। बोगनवेलिया में जो कांटा है, बोगनवेलिया प्लांट के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो उसमें जो कांटा है वो उसको प्रोटेक्शन देता है, वो स्टेम का ही मॉडिफाइड रूप है। ये प्रकाश संश्लेषण, बहुत सारे पौधों में प्रकाश संश्लेषण ग्रीन होकर उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। देखिए पढ़िए, कैक्टस, ये जो कैक्टस प्लांट है इसमें फाइलोकॉइड, जिसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है, वो ग्रीन होता है स्टेम, तो वो फोटोसिंथेसिस में करता है। ये आपका देखिए क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जैसे इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मदद करता है आगे अपने जनरेशन को बढ़ाने के लिए। स्टेम, स्टोलन, ऑफसेट, जो रनर ऑफ स्टोलन ऑफसेट जो है, इससे नए पौधे जन्म लेते हैं। तो स्टेम से ही नए पौधों का जन्म होता है, बहुत सारे हैं। तो जब भी हमारे कुछ क्वेश्चन है उसको हम करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी इससे, ठीक है। तो लिखा हुआ है, सक्शन पुल के कारण पौधों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है, क्या सक्शन पुल प्रेशर है। ये आपका 68th बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, किस फोर्स के कारण, पुल के कारण पानी ऊंचाई तक पहुंच जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, कि एक सक्शन पुल प्रेशर क्रिएट करता है, जिसके कारण से क्या है कि ऊंचाई वाले पौधों में भी पानी जो है ऊपर तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का लक्षण है जो स्व प्रकृति, सेल्फ रेप्लिकेशन जो है, सेल्फ रेप्लिकेशन में मदद योग्य बनाता है। उसमें डीएनए और आरएनए पाया जाता है, ठीक है। उसमें डीएनए और आरएनए पाया जाता है, इसका आंसर ए है। तो ये देखिए इंग्लिश में वो क्वेश्चन है, वाटर रीचेस टू ग्रेट हाइट ट्री बिकॉज सक्शन पुल कॉज्ड बाय द ट्रांसपिरेशन के कारण होता है।
सी। दूसरा है कि वही वाला है कि क्लोरोप्लास्ट का कौन सा चीज़ है उसको सेल्फ रेप्लिकेशन में बताता है, तो उसके पास यहाँ पे डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं जिसके कारण सेल्फ रेप्लिकेशन कर पाता है, तो ए आंसर हो गया। ये भी 68 बीपीएससी में 68वां में आया हुआ था। किसके परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते और बंद होते हैं, किसके कारण परिवर्तन के कारण, तो आपको अभी बताया था उसमें जो पानी की मात्रा होती है उसके कारण, तो सी आंसर होगा। ठीक है, सी आंसर है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। अभी आपको बताया कि सबसे अच्छे से वो 2 तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है, लाल और रेड और ब्लू। ठीक है, लाल और नीले का, इसलिए आंसर ए है। ठीक है, इसी का इंग्लिश में आंसर है, क्वेश्चन है, इंग्लिश में क्वेश्चन है कि स्टोमाटा ओपन एंड क्लोज ड्यू टू चेंज इन द अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल्स। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल्स। और क्लोरोफिल एब्सॉर्ब डैश वेवलेंथ ऑफ सनलाइट, तो ये आपको रेड एंड ब्लू आंसर, ये जो रेड एंड ब्लू है ये आंसर है। ठीक है, रेड एंड ब्लू, यहाँ पे आपका ये वाला ट्रांसपिरेशन में सॉरी अमाउंट ऑफ वाटर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, ये 67th में आया था। पौधा अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करता है, कहाँ से पोषक तत्व जो न्यूट्रिएंट्स है कहाँ से प्राप्त करता है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि मेनली सॉइल से प्राप्त करता है, वो वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल से प्राप्त करता है, इसलिए सी आंसर हो गया। ठीक है, और ये इंग्लिश में है कि प्लांट रिसीव देयर न्यूट्रिएंट मेनली फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, मेनली फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि अब आगे 67 का ये क्वेश्चन है। पानी मिट्टी के जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं। पानी मिट्टी से जड़ों में, जो मिट्टी से जड़ में जाता है, इसको भी मैंने आपको अभी भी बताया है। ठीक है, कि जो प्रक्रिया है वो किस प्रोसेस से जाता है, तो देखिए प्रासरण जो ऑस्मोसिस बताया था, ऑस्मोसिस प्रोसेस से वो एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, अभी आपको ऊपर बताया है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। ये देखिए, वाटर पासेस फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट बाय द फिजिकल प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस, फिजिकल प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, तो डी आंसर हो गया। रात के समय सलाह दी जाती है कि पैर के नीचे ना सोएं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, मैं ये आपको बता दूं कि पहले ये आपको 67th में पूछा गया है, जो री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। इसका जो कारण है कि क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि देखिए आप फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, और वो फोटोसिंथेसिस होता है सिर्फ सोलर लाइट में, डे में। ठीक है, रात में एनिमल की तरह, पशु की तरह प्लांट भी है, और दिन रात दोनों रेस्पिरेशन करता है, जिसमें वो हमारी तरह वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन बनता है, O2 आता है, वो सिर्फ दिन में सूरज की रोशनी में होता है, और दिन में रेस्पिरेशन भी होता है। ठीक है, जिसमें CO2 छोड़ता है। लेकिन दिन में क्या है कि प्लांट जो है ज्यादा फोटोसिंथेसिस करके ज्यादा ऑक्सीजन बनाते हैं, इसलिए ये जो CO2 है ये खुद प्लांट अपने CO2 खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रेस्पिरेशन वाला। लेकिन रात में क्या होता है, जो ये रात है, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा क्योंकि सनलाइट नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, क्योंकि रेस्पिरेशन दिन रात दोनों होना है। इसीलिए रात में क्या होता है कि सिर्फ CO2 बनता है, सिर्फ CO2 बनता है, रात में CO2 बनता है, और ऑक्सीजन तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है, नहीं बनेगा। इसीलिए इस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहता है, हमारी तरह पशुओं की तरह वो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, दिन में नहीं करते हैं, क्योंकि दिन में ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो खुद एब्जॉर्ब करके वापस उसको ऑक्सीजन बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, इसका आंसर सी हो गया। ये इंग्लिश में नाइट टाइम जो है कि लिबरेट, तो दे लिबरेट द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं, पौधों का तना पौधों के सभी हिस्सों को भोजन वितरित करने तथा डैश में मदद करता है। भोजन वितरित करता है डिफरेंट पार्ट्स में, ये 66 बीपीएससी में आया हुआ है क्वेश्चन। ये हम जानते हैं कि भोजन वितरित करता है, और साथ साथ में हमने देखा कि भोजन के भंडारण में करता है। आलू में जैसे हमने देखा, आलू में भोजन के भंडारण में भी तना मदद करता है। पौधों को शेप देने में मदद करता है, क्योंकि तना उसको खड़ा करके एक स्ट्रक्चर देता है, स्ट्रक्चर में मदद करता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। हमने देखा कि बहुत सारे जैसे क्या कि कैक्टस वगैरह प्लांट है, कैक्टस है, उसमें क्या करते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण में तना मदद करता है। बहुत सारे में स्टोमाटा जो रंध्र है, लीफ जो है, ये कैक्टस में ये रेस्पिरेशन में भी मदद करते हैं, ये रेस्पिरेशन में भी मदद करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है मोर देन वन हो जाएगा, तो मोर देन वन ई में ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मोर देन वन ई में ऑप्शन हो जाएगा। इसी का इंग्लिश में है, आपका इंग्लिश में है, इंग्लिश में क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या क्या चीज में मदद करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ई आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब बाय प्रोडक्ट के रूप में कौन बनता है, ये तो मैंने आपको शुरू में बताया, बाय प्रोडक्ट के रूप में CO2 बनता है, ऑक्सीजन बनता है। ठीक, ये 65th में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये बाय प्रोडक्ट में कौन बनता है, तो ऑक्सीजन, इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन। ठीक है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, ये जो फोटोसिंथेसिस का काम है, तो कहाँ पे बदलती है, तो ये मैंने आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट जो स्ट्रक्चर है वो स्पेशल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए बदलता है। ये आपका 65 का क्वेश्चन है, बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये आंसर हो जाएगा बी। ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मैं आपका मेंटर डॉक्टर कुमार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ओके, बाय।